हाँ जी, सिद्धांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम नीट 2023 यानी 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने 2025 का नीट का पेपर सॉल्व कर लिया था। उसके अलावा हमने 2024 का कर लिया। आज हम 2023 का नीट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। वो एक बिग कंसेप्ट सारा हम ऐसे नहीं, केवल फॉर्मल बिग कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, आइए बगैर देरी किए हम और अपन इसको स्टार्ट करते हैं। फिर भी आप 25 वाले और 24 वाले में कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, और क्लासें अच्छी लगे हुए तो क्लासेस को लाइक है ना, सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम मुझे भी पता चले कि भाई अपन जो कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को वो ना ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। हाँ, ये लो, यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इससे मीन्स ये फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है अपना। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए। देखिए, चलिए देखिए, फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या, फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से दिखाते हैं कि किसी दिए गए मान के लिए एन एम, तो एन एम का मतलब है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम सिंपल किससे एम से दिखा देते हैं। इसको किससे, एम से। इसने एन एम से लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे कह रहा है मान के लिए एन एम के बीच संबंध है, यानी फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या एल के किसी दिए गए मान के लिए एनएम, एनएम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको इसने एम कह दिया, कि अनमत मानों की संख्या के बीच संबंध है। तो हमको पता है कि एम का जो मान है ना आपके, वो आपके माइनस एल से माइनस एल टू प्लस एल, यानी माइनस एल से लेके प्लस एल तक होते हैं आपके, माइनस एल से लेके प्लस एल तक। जैसे मान लो एम का मान कितना है, मान लो एम का क्या, एल का मान देखो, जैसे मान लो मैंने एल का मान लिख दिया दो, तो फिर एम का मान कितना होगा इसके लिए, इसके लिए एम का मान होगा माइनस दो से प्लस दो। तो देखो माइनस दो से प्लस दो के बीच में तो माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक और प्लस दो, यानी एल का मान दो है तो एम के कितने मान है, पांच मान है। कितने मान है, पांच। और उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए एल का मान यदि दे रखा है और एम का मान यदि हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम, एम बराबर होता है आपकी 12 प्लस 1। मैंने यहाँ अगर एल का मान दो रख देता हूं मैं, तो दो गुना दो चार, प्लस एक पांच, तो चार और एक कितने हो गए आपकी, पांच हो गया ना। चार और एक कितने हो गए बच्चों, पांच। चार और एक कितने हो जाएंगे आपके, पांच। आगे देखिए, हाँ जी, पांच हो गया आपके। इसका मतलब देखो एम में एल का रिलेशन क्या है, एम बराबर 12 प्लस 1, बस इसने यही पूछा हमसे। तो इसको मैं ऐसे कर दूं, वन को इधर भेज दूं, तो एम माइनस वन बराबर क्या हो गया आपके 12। तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपके, एम माइनस वन अपॉन, तो ये एल और एम में क्या हो गया आपके रिलेशन। और देखो ये यहाँ चेक कर लो आप, ये रिलेशन कहाँ है आपकी, तो एम की जगह इसने क्या काम ले रखा है, एन एम काम ले रखा है। एम माइनस वन का मतलब एन एम माइनस वन अपॉन टू बराबर क्या है एल। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, बस एम की जगह क्या लिख दिया इसने, अरे एम की जगह इसने लिख दिया आपको एन एम, तो आप बस एन एम देख लो यहाँ से, एन एम माइनस वन अपॉन टू बराबर क्या है, ये रिलेशन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, वह तत्व जो अनुमानतः है निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बड़ा आयन है, सबसे अधिक बड़ा आयन, यानी ये ऐसे कह रहा है कि इनका मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इसने एलिमेंट्स लिख रखे हैं ना, ये क्या करना चाह रहे हैं, अरे उत्कृष्ट गैस विन्यास, इसका मतलब संयोजकता को उसमें
8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा आयन कौन सा होगा? तो देखो मैं क्या करूं यहां से, अरे इस पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो ये क्या बना लेगा आपके O-2, और यदि मान लो इस पे मैं अरे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये क्या बनाएगा आपकी N-3। क्यों? 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, कितने हो गए इसके पास? 8। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, 2 ले लेगा तो 8, और बनाएगा क्या? O-2, ये N-3। F पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो ये क्या बना लेगा आपके F-, और Na से मैं क्या करूं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बना लेगा आपके Na+, और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। क्यों? 1s2 2s2 2p6 3s1 s वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब इसका वैलेंस शेल कौन सा हो गया आपके? अरे दूसरा, तो 2s2 2p6 s में 2 p में 6, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया, उसका भी अष्टक पूरा, देखो 2s2 2p5 एक इलेक्ट्रॉन लेते 2p6 हो गया, और इधर वाले का आपके 2s2 2p4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2p6 हो जाएगा, ये 2s2 2p3 था 3 ले लेगा तो ये भी 2p6, यानी सबका उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा। तो ये कह रहा है इन सब में सबसे बड़ा आयन कौन सा बनाएगा? देखो हमको पता है ये आयन कौन से हो गए आपके, अरे O-2, ये पहले इसको ले लेते हैं। चलिए देखो, एक तो क्या है आपके पास N-3, एक आपके O-2, एक आपके F- है, और एक क्या है Na+। ये देखो, अरे ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के सदस्य होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होगी, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या? तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो सीरीज है आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, उसके मेंबर होगी। देखो यहाँ से इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी क्या है 10। यहाँ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कह दो या आप जेड कह दो, परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो साइज घटेगा, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो साइज घटेगा। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है? अरे बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बच्चों? अरे घटेगा। तो घटेगा इसका मतलब इसका सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा। हमसे ये कह रहा है सबसे बड़ा आयन कौन बनाएगा? तो सबसे बड़ा आयन कौन बनाएगा भी? अरे नाइट्रोजन बनाएगा। कौन बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा। इस तरीके से आपको इसमें कंसेप्ट लगाना था, इस तरीके से आपको इसमें कंसेप्ट लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये तो पॉलीमर का सवाल है आपके सीधे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलकन करने पर, यानी पॉलीमराइज होने पर नियोप्रीन बनाएगा? कौन सा नियोप्रीन बनाएगा? देखो नियोप्रीन कौन बनाता है आपकी, अब ये तो आपके सीधे सीधे याद होगा आपको ना, ये तो आपके पॉलीमर का चैप्टर है। आपको चैप्टर इसमें आपके पॉलीमर है, आपके सरफेस केमिस्ट्री है, आपके धातु कर्मी की वाला है, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ऐसे ये आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस वगैरह हैं। ये सारे चैप्टर ऐसे हैं आपके रखने के लिए, इनमें कोई बहुत ज्यादा समझना नहीं है। आपकी केमिस्ट्री डेली लाइफ है आपकी, बायो मॉलिक्यूल से, उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा समझना होता है, बाकी तो प्रोटीन्स वगैरह हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन वगैरह हैं आपकी, उसमें तो कुछ समझने का होता ही नहीं। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलकन करने पर नियोप्रीन उत्पन्न करेगा? अरे तो क्लोरोप्रीन से क्या बनता है आपकी? क्लोरोप्रीन से, अरे क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है आपकी, सीधे याद हो आपको, क्लोरोप्रीन से क्या बनेगा? नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन कौन सा देखो, अरे वैसे देखो आप क्लोरोप्रीन अगर आपको याद है, स्ट्रक्चर भी याद नहीं है तो क्लोरो का मतलब अरे क्लोरीन तो हो, तो क्लोरीन केवल इसमें दे रखा है आपकी, और हमें क्लोरीन यही नहीं देखो, तो यही क्या है हमारा आंसर, क्लोरोप्रीन। इसका अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें, क्लोरोप्रीन आपको ऐसे नहीं दे मालूम है ना, आईयूपीएसी नाम दे देता, तो इसका नाम क्या है? 1,2 क्लोरो, और आगे क्या है? 1,3, अरे ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, ये इसका आईयूपीएसी नाम। ये क्या है इसका? अरे आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नाम क्या है बच्चों? आईयूपीएसी नाम क्या है? आईयूपीएसी नाम ये है। ये देखो ये वाला तो आपके क्या है? अरे ये आपके आइसोप्रीन है, ये क्या है आपके? आइसोप्रीन।
और इससे क्या बनेगा आपके पॉली आइसोप्रीन। इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे पॉली आइसोप्रीन। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं, ये ना नेचुरल रबर। तो हमसे कोई कहे कि नेचुरल रबर क्या होता है, अरे तो पॉली आइसोप्रीन होता है। पॉली आइसोप्रीन का मतलब आइसोप्रीन का अरे पॉलीमर होता है बहुलक। तो ऊपर वाला तो देखो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये तो आपकी ब्यूना है, ब्यूना एस, जो आपके सिंथेटिक रबर होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं। सिंथेटिक रबर होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो ये ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद को पहचानिए कि उत्पाद कौन सा बनेगा फाइनली। तो इसने बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है आपकी, सबसे पहले अभिक्रिया किससे करवा दी इसने, अरे क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2, और साथ में क्या ले लिया इसने, HBr। साथ में क्या ले लिया इसने, HBr। हाँ जी, साथ में क्या लिया है इसने, HBr लिया। HBr जैसे ही लिया है तो हमको पता है ये क्या बनाएगा आपकी, अरे ये ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। और इस अभिक्रिया का नाम आपको पता है सेंडमेयर अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, सेंडमायर या सेंडमेयर कुछ भी कह दो आप। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह कॉपर क्लोराइड ले लेता है, कॉपर पाउडर, और साथ में HBr, तो इसकी अभिक्रिया का नाम गटरमान अभिक्रिया हो जाएगा। तो आपको पता है सेंडमेयर, गटरमान, बाल्जीसीमान या बाल्जीसीमान एक या एक के साथ अभिक्रिया किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की। तो इसका मतलब ब्रोमोबेंजीन बन गया। और आगे उसने क्या दिया हमको, मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर। ये मैग्नीशियम और इसके साथ क्या दे दिया हमको, ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर देगा तो हम क्या बना देंगे इसका, अरे इसका बना देंगे हम क्या, ये Mg और ये Br, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया ये ग्रिग्नार्ड, जिसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अरे ये ग्रिग्नार्ड बन गया आपके, ये क्या बन गया बच्चों, ग्रिग्नार्ड। एक सेकंड, ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ये अब ग्रिग्नार्ड बन गया तो हमको पता है ग्रिग्नार्ड में होता क्या है, अरे इसके ऊपर तो क्या होता है प्लस चार्ज, और यहाँ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और फाइनली क्या कर रहा है, अरे इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है। फाइनली इसका क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या करेगा इधर से, अरे इस प्रोटॉन को ले लेगा, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है इस प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ से इसको बाहर कर देगा, और फाइनली क्या बन जाएगा ये, अरे ये बन जाएगा आपके बेंजीन। फाइनली क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन। ठीक है ना, फाइनली क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। यानी ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये क्या करता है, अरे यहाँ से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, यहाँ से H को ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा और बेंजीन बना देगा। तो आप बेंजीन देख लो कहाँ है, बेंजीन तो यही, ये जो फिनॉल है ये ग्रिग्नार्ड वहीं तक रखा है, और ये क्या है, ये आपके पैराब्रोमोफिनॉल है। अरे ये तो पैराब्रोमोफिनॉल है ना, तो सही आंसर कौन सा हमारा, सेकंड। कौन सा है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के सेंटीमोलर विलयन, सेंटीमोलर आप ये पढ़ेंगे, सेंटीमोलर शब्द, पेंटीमोलर, मिलीमोलर, डेसीमोलर। तो सेंटी का मतलब 100, यानी इसकी मोलरता कितनी है, अरे M/100। सेंटी का मतलब 100, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरता कितनी है, M/100। ये कह रहा है विलियन की चालकता, चालकता कितनी दे रखी है, अरे 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से। इसका मतलब ये चालकता क्या है हमारे पास, अरे ये कप्पा है भैया, ये क्या है आपके कप्पा, इसका मतलब ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स की जगह अरे आप सीमेन काम ले सकते हैं, साइमन सीमेन कुछ भी कह दो आप, ये भी काम में ले सकते हैं आप, सीमेन या साइमन काम में ले सकते हैं। और आगे तो सेंटीमीटर इनवर्स भी है। आगे कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर है ना, ये जो इतनी चालकता वाला विलयन है ना, इस सेल का प्रतिरोध कितना है, 60 ओम है भैया। अरे सेल का प्रतिरोध कितना है, 60 ओम। थोड़ी लैंग्वेज में हल्का सा गड़बड़ है, 25 डिग्री सेल्सियस पर अब ऐसे लिखता 0.0210 है ना, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स,
चालकता वाले विलयन का जो ये प्रतिरोध है वो इतना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है, हमको एक तो कप्पा दे रखा है और एक उस सेल का क्या दे दिया, इसने प्रतिरोध दे दिया, और कह रहा है सेल स्थिरांक का मान क्या, सेल स्थिरांक का मान क्या, सेल स्थिरांक को ऐसे जी स्टार से दिखाते हैं, किससे, जी स्टार से। और हमको पता है कप्पा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, अरे कप्पा का फॉर्मूला आपके पास ये है 1/r इंटू अरे L/A, और ये L/A जो है ना, ये राशि L/A, अरे यही तो हमारा सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक है यही, अरे यही तो हमारा सेल स्थिरांक है, यही तो निकालना है, चाहो तो इसको जी स्टार के रूप क्या फर्क पड़ता, ठीक है, इसको जी स्टार के रूप क्या फर्क पड़ता, जी स्टार से दिखा रखा है आपके एनसीईआर के, तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी हमको ये निकालना है तो के इंटू आर कर देंगे, यानी जी स्टार बराबर क्या हो गया आपकी, अरे के यानी कप्पा इंटू, कप्पा कितना देख लो आप, कप्पा ये रहा आपकी 0.0210, यही तो है आपके, और ये कितना है 60, अरे ये कितना है 60, अब बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 60 से कितना हो जाएगा, तो 0 6 और 6 दूनी 12, ये हो गया आपकी, एक जीरो और लगा लो, 4 के बाद दशमलव, 4 के बाद दशमलव का मतलब ये हो गया, और किस में आएगा ये, अरे ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में रखा है ना, एक तो ये कट ही जाएगा, आर प्रतिरोध ओम, और ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और ओम तो कट गया, बचा क्या, अरे सेंटीमीटर इनवर्स। अब ऐसा आंसर आप चेक कर लो बस, सेंटीमीटर इनवर्स ये कहाँ है, तो 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, यही हमारा क्या है, सिंपल सवाल है आपके फिजिकल, सिंपल सवाल है फिजिकल का, आगे देखिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, तो सिंपल ये क्वेश्चन, हाँ जी, एक मिनट, देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, देखो ये तो हमको देखो पता है, वैसे सबको पता है, कौन सा ग्रेफाइट वाला, ग्रेफाइट का उपयोग किसमें करते हैं, अरे जो लेड पेंसिल है ना उसमें ग्रेफाइट है आपकी, लेड पेंसिल जो लिखते हो आप पेंसिल, उसमें क्या है आपकी ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का उपयोग किसमें करते हैं, शुद्ध स्नेहक के रूप में करते हैं, तो डी का आपकी क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया, डी सेकंड देख लो आप, डी थर्ड ये गलत, डी थर्ड गलत, सेकंड सेकंड ये हो सकता है, आगे फुलरिन जो है ना, या हीरा देख लो आप, हीरे में देखो, अरे हीरे में कार्बन परमाणु कैसा होता है आपके, sp3 संकृत होता है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसा होता है, sp3 संकृत होता है भैया, कैसा होता है, sp3 संकृत, इसका मतलब बी में फर्स्ट देख लो आप, बी में फर्स्ट, तो देखो अरे बी में फर्स्ट यहाँ फोर्थ है, इसका मतलब ये तो कट गया, तो राइट आंसर तो हमारा कैसे आ गया, नीट के जो पेपर थे आपके ज्यादातर तो आपने देखा है, या तो एक ही आंसर निकाल लिया आपने, थोड़ी सा ही गलत है, और आपने 3 निकाल लिए, सॉरी 3 क्या मतलब 2 निकाल लिए, तो भी आपके सही होने के चांसेस है पूरे, इस तरीके के सवालों में, इस तरीके के सवालों में सही होने के चांसेस हैं आपके, यहाँ देखो 2 आंसर में आ गए, फिर भी देख लो आप फुलरिन जो है ना आपकी फुलरिन, अरे ये पिंजरे नुमा होता भी है, इसको आप बकविंस्टल फुलरिन है ना, बाकी वॉल कुछ भी कह देते हो, ये कैसा आपकी पिंजरे नुमा संरचना, बचा कौन सा, कोक, तो देखो सी में 4 आ रहा है, आगे कोक, अरे कोक का उपयोग तो इसमें करते हैं अपन, अपचयन की धातु उपयोग करते हैं, अरे धातु ऑक्साइड से धातु है ना, जैसे अपन वो मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, तो धातु का ऑक्साइड है उसका अपचयन करवा लेते हैं, उससे धातु प्राप्त कर लेते हैं, धातु ऑक्साइड का अपचयन करा के धातु प्राप्त करते हैं, वह कोक काम में लेते हैं, तो ये अपचय की भांति क्या करता है, अरे उपयोग किया जा सकता है इसका, ए में देख लो आप थर्ड, ए में थर्ड, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना, आगे देखिए अगला, देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है, तो किसी अभिक्रिया की शून्य सक्रिय ऊर्जा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये स्टेटमेंट तो सही है, अरे अभिक्रिया की जो है ना सक्रिय ऊर्जा शून्य हो सकती है, जैसे रेडिकल्स मैकेनिज्म वगैरह होती है ना, रेडिकल मैकेनिज्म, उनमें आपकी है ना सक्रिय ऊर्जा है वो कैसी होती है, शून्य, अरे रेडिकल्स कंबाइन होते हैं आपके, क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल कंबाइन हुआ Cl2 बना दिया,
तो यहाँ इनकी जो ये है ना सक्रियण ऊर्जा है वो आपके क्या होती है शून्य। जैसे ऐसे देखो, अरे मान लो इधर तो आपने एनर्जी ले लिया, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लो, आप टाइम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ऐसे तो ग्राफ बनाते हैं पर ऐसे हो सकती है, देखो इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। इसका मतलब अरे ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है आपकी, किसका है रिएक्टेंट का, ये किसका है प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये एनर्जी लेवल किसका है आपकी प्रोडक्ट। एक तरीके से देखा जाए अरे तो रिएक्टेंट की एनर्जी है ना वो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहलीज ऊर्जा के बराबर है, और किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी है वो दहलीज ऊर्जा के बराबर की होनी चाहिए आपकी टोटल एनर्जी, वो रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ तो देखो रिएक्टेंट की जो एनर्जी वो दहलीज ऊर्जा की क्या है बराबर। ये थोड़ा सा ऐसे भी घूमेगा क्या, ऐसे 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 होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है ना, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो दहलीज ऊर्जा की क्या होती है बराबर। तो जो आपकी ये रेडिकल्स मैकेनिज्म होती है उनमें आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। अगला देखो अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जिससे उनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर हो, यानी दहलीज मान के समान हो जाए, क्या कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। अरे अभिकारक अणुओं के पास पहले से ऊर्जा होती है, इसको एवरेज एनर्जी बोलते हैं। फिर वो आपस में टकरा के इतनी है ना ऊर्जा और प्राप्त कर लेते हैं, किसके बराबर सक्रियण ऊर्जा के बराबर। तो क्या हुई पहले से औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या हुई दहलीज ऊर्जा। तो ये एक तरीके से क्या इतनी पहले से थी और इतनी एक्स्ट्रा और प्राप्त कर ली, वो क्या है आपके सक्रियण ऊर्जा क्या है, ये सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन। अरे जैसे मान लो किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, इसका मतलब 12th क्लास तक उसके पास क्या हो, अरे उसके पास साइंस हो, साइंस में भी बायोलॉजी हो उसके पास, इतनी एनर्जी तो अरे हर कोई लेके आ रहा है। अब उसने नीट में ना किसी भी कोचिंग या भाई किसी भी कोचिंग में उसने एडमिशन लिया या सेल्फ स्टडी की कुछ भी की, इतनी एनर्जी उसके पास थी, यानी इतनी उसके पास क्वालिफिकेशन थी 12th क्लास तक की। अब उसने क्या किया कि नीट को और क्वालिफाई कर लिया, तो इतनी पहले से थी, इतनी एक्स्ट्रा प्राप्त कर ली, तो इतनी प्लस इतनी मिला के क्या हुई दहलीज के बराबर होगी। इसका मतलब उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा एक तरीके से वही है, न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा इतनी लेके आया है बच्चा और इतनी और प्राप्त की उसने कोचिंग से कहीं से, इतनी पहले से थी इतनी और प्राप्त की, तो ये क्या एक्स्ट्रा प्राप्त की। वही डेफिनेशन यहाँ देखिए क्या है, अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जिससे उसकी ऊर्जा का मान दहलीज मान के समान हो जाए, दहलीज ऊर्जा की क्या हो जाए बराबर, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ये डेफिनेशन सही है आपकी, अरे ये डेफिनेशन सही है और वो आपके स्टेटमेंट भी सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। लेकिन देखो ये जो है ना भाई ये डेफिनेशन है तो डेफिनेशन सही और वो भी सही है, पर ये उसकी क्या नहीं कर रहा, अरे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, व्याख्या नहीं कर रहा उसकी कि भाई जो अभिकारक ये क्या है इसमें कि किसी अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किस वजह से होती है, उसका एक कारण नहीं है। बाकी ये वैसे कारण सही है और वो भी कथन भी सही है, ये भी सही ये भी सही, पर ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो ए और आर दोनों सत्य हैं, ये बात तो सही है, आर ए की सही व्याख्या है, अरे सही व्याख्या नहीं भैया ये गलत है। ए आर दोनों सत्य हैं परंतु ए ये आर है तो ए की सही व्याख्या नहीं है, ये ही बिल्कुल सही आंसर है हमारा, यही राइट आंसर है। ये तो गलत हो गया, आर असत्य है गलत है, ए असत्य है ये गलत हो गया। कहने का मतलब ये है ये भी सही है अपने अपनी जगह, ये भी अपनी जगह सही है, पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ये सही सही व्याख्या नहीं कर रहा इसकी। तो आई होप आपको ना समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल देखो सिंपल है, क्या कह रहा है हमसे, अरे ये कह रहा है निम्नलिखित संकुलों में से होमोलैप्टिक संकुल, अरे होमोलैप्टिक संकुल तो संकुल दो प्रकार के होते हैं लिगेंड के आधार पर, सीएमआई से जुड़े हुए लिगेंड कैसे सारे लिगेंड एक जैसे यानी वन टाइप के लिगेंड नहीं, एक टाइप के लिगेंड नहीं, तो वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है आपके। और अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं जैसे 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप कितने टाइप के हो, तो फिर वो कौन सा है आपके हेटेरोलैप्टिक संकुल है, कौन सा है हेटेरोलैप्टिक संकुल। तो यहां से हम देख लेते हैं, देखो अरे पोटेशियम ये तो धनायन है ट्राईऑक्सिलेटो और आगे एल्यूमिनेट, इसका मतलब यहाँ तो 3 लिगेंड एक जैसे हैं, 3 लिगेंड कैसे हैं एक जैसे हैं। और चाहे तो आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें इसका, देखो ये तो पोटेशियम है आपकी और क्या है एल्यूमिनेट का मतलब ये एल्यूमिनियम और ट्राईऑक्सिलेटो का मतलब ये C2O4 का हल थ्राइस, ठीक है ना। अब इसको आप बैलेंस करें तो ये 3 और ये कितना है 6 माइनस का,
ऊपर क्या जाएगा -3, तो इसका क्या करने हैं अपन, अरे +3। तो देखो एल्यूमिनियम CMI है, उसके साथ में 3 ऑक्सीडेटिव लिगेंड कैसे हैं, एक जैसे। अगला देखो डाइएमीन, यहाँ तो नाम से पता चल रहा है डाइएमीन और क्लोरिडो, और एक नाइट्रिटो एन और है। नाइट्रिटो एन का मतलब, अरे नाइट्रोजन डोनर एटम जिसको अपन नाइट्रो बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन होता है तो नाइट्रिटो, और दोनों के लिए हम नाइट्रिटो लिख सकते हैं। इसमें क्या डोनर साइड को बता दिया कि नाइट्रोजन देने वाला है, ओ लिख देगा, तो इसका मतलब वो नाइट्राइट लिगेंड है, मतलब नाइट्रिटो लिगेंड है, या नाइट्रिटो कुछ भी कह दो आप। तो इसका मतलब यहाँ तो वैसे दिख रहा है हमको डाइएमीन, इसको तो अपना लो ऐसे, क्या है प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम क्या है डाइएमीन, इसका मतलब NH3 का अरे होल्टोइस, और क्या है क्लोरिडो, और क्या है अरे नाइट्रिटो एन, इसका मतलब NO2 की बात कर रहा है ये लो। और आगे क्या है सेकंड, सेकंड हो जाएगा -1 -1 -2, उधर जाएगा +2। देख लो यहाँ 3 टाइप के लिगेंड है, 1 2 3, 3 टाइप के लिगेंड है। अगला देखो, इसको बनाना चाहे पेंटाएमीन कार्बोनेट, 2 लिगेंड आ गए यहाँ पे, और आपके क्या है कोबाल्ट, ये पेंटाएमीन का मतलब अरे NH3 का होल्फाइन, तो एमीन अमोनिया के लिए लगाते हैं अपन। एक क्या है अपने पास CO3 कार्बोनेट लिगेंड, ये लो। और क्या कह रहा है थर्ड, थर्ड का मतलब इसके ऊपर, इसके बाहर एक Cl क्लोराइड, बाहर काउंटर आयन के रूप में क्या है क्लोराइड, देखिए। और ये -2 उधर जाएगा, +2 3 कर देगा। और ये ट्राइएमीन, ट्राइएक्वा क्रोमियम, इसमें भी देखो ये क्रोमियम है आपके ट्राइएमीन, ये आपके ट्राइएमीन हो गया। और ट्राइएक्वा मींस अरे एक्वा जल के लिए काम में लेते हैं। क्या थर्ड और क्लोराइड, ये लो, ये क्लोराइड हो गया, ये क्या हो गया क्लोराइड। और थर्ड कह रहा था ये दोनों तो उदासीन है, इसका मतलब इसके बाहर क्या है Cl3, Cl3, अरे ये क्या है बच्चों Cl3, ठीक है ना। अब देख लो आप यहाँ से, अब तो आपको दिख ही रहा है, देखो ये 2 टाइप के लिगेंड, यहाँ भी 2 टाइप के, यहाँ तो आपके 3 टाइप के हैं, जबकि यहाँ एक ही टाइप का है। ये कैसा है, अरे ये आपके होमोलैक्टिक है, कैसा है होमोलैक्टिक। और ये बाकी सारे कैसे हैं, अरे ये तीनों की तीनों कैसे हैं आपके हेट्रोलैक्टिक, हेट्रोलैक्टिक, होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक। ये कौन सा है आपके, ये हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है ना, हेट्रोलैक्टिक, हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, ये लो। तो कौन सा सही आंसर है हमारा, अरे फर्स्ट वाला सही आंसर है हमारा, फर्स्ट वाला क्या है सही आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, देखिए ये सवाल भी सॉलिड स्टेट से बढ़िया है। तो एक यौगिक 2 तत्वों A और B द्वारा बना हुआ है, एक यौगिक के 2 तत्व हैं, एक तो A और एक क्या है आपका B। इसने कहा तत्व B घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, अरे घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का मतलब CCP, CCP कह दो आप या FCC कह दो उसको, ठीक है ना। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना CCP, या आप क्या कह सकते हो उसको FCC। और हमको पता है CCP हो या FCC हो, अरे उसमें जो एटम होते हैं ना टोटल, वो कितने होते हैं 4, और A के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। यानी A कहां जा रहा है आपके, अरे चतुष्फलकीय रिक्तियों में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। किसमें जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और हमको पता है सिंपल सा एक कंसेप्ट क्या कि भाई FCC हो या कोई सा हो, FCC के लिए वैसे तो ना FCC के लिए या इसको ना CCP के लिए भी लागू कर सकते हैं, FCC या CCP के लिए, कि जितने है ना आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कण है, उसके बराबर तो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं आपकी, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और डबल क्या होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो जब इसमें क्या है, अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8, टोटल कितने हैं टेट्राहेड्रल वॉइड 8, और ऑक्टाहेड्रल 4, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने ही क्या है आपके, अरे टेट्राहेड्रल सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या जितनी है उतने तो होते हैं अष्टफलकीय वॉइड, और डबल क्या होते हैं चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ 4 थे दिए 8 हो गए, ठीक है ना। ऐसे मान सकते हो आप, एक यहाँ एक
तो यहाँ 2 हो जाएंगे, कैसे कर लो अब, ये 100 तो ये अरे डबल 200 हो जाएंगे, ये 4 तो ये 8। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक ही परमाणु अरे 1/3 यानी है तो टोटल 8, और उसमें से कितने को भर रहे हैं, 1/3 को भर रहे हैं ये, अरे 8 का 1/3 भर रहे हैं, ठीक है। और इनमें रेशो देख लो आप, तो ये कह रहा है हमसे क्या कि यदि यौगिक का सूत्र क्या है, अरे यौगिक का सूत्र क्या है, ए एक्स बी वाई, यौगिक का सूत्र क्या है, ए एक्स बी वाई। तो ये कह रहा है विकल्पों में से x प्लस वाई का मान होगा। इसको देखो, ये तो बन गया आपके 8/3, और ये क्या है रेशो, अरे ये आपके क्या है 4, ठीक है। अब चाहे तो आप एलसीएम ले लें या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 8:12 मीन्स 4 दूनी 8 और 4 तिया अरे 12, यही होगा ना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे A2 और B3 इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया फॉर्मूला। इसने क्या कहा है, इसको आपने यौगिक के सूत्र को किससे लिखा रखा है, AXBY से। इसका मतलब अरे x का मतलब तो कितना हो गया, ये तो x हो गया, और ये क्या हो गया भाई उससे कंपेयर करें तो ये हुआ ना, इसने हमसे x प्लस वाई टोटल पूछ लिया, अरे तो 2 + 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा आपके 5, 2 + 3 कितना होगा 5, यही पूछा हमसे बस, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया ना, एलसीएम ले लो आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपकी इच्छा। ये लो अगला क्वेश्चन देखिए आप 60, देखिए मोल से सवाल है आपकी, मोल मोल कंसेप्ट से, देखिए कैसे करेंगे इसको, सुनिए आप। हाँ देखिए सुनिए, 20% शुद्ध चूना पत्थर के 20 ग्राम को गर्म करने से, अरे कोई यार चूना पत्थर है, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम, और उसमें चूना कितना है 20%, यानी 80% क्या है उसमें, अरे इम्प्योरिटी है। तो ये कह रहा है इसको गर्म करने से उत्पन्न, इसको गर्म करने से उत्पन्न CO2 के द्रव्यमान के लिए सही विकल्प है, सही पूछा राइट ऑप्शन कौन सा, देखना। अरे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CaCO3, और इसको अपन हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है आपकी CaO + CO, ठीक है ना। और इसने हमको कितना दिया है, अरे 20 ग्राम दिया हुआ है ना, 20 ग्राम चूना पत्थर दिया है, तो 20 ग्राम का अरे 20% इसमें क्या है, ठीक है ना, शुद्ध चूना पत्थर है, इसमें क्या है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 20% क्या है, अरे शुद्ध चूना पत्थर में, यानी शुद्ध चूना है इसके अंदर, तो उसी से क्या मिलेगा हमको CO2 मिलेगा, वो अपघटित होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिल जाएगा हमको CO2 मिल जाएगा। तो 20 का 20% निकाल लो आप, तो कितना आया आपका, अरे 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये 4 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम का सैंपल है, उसमें 20% शुद्ध चूना पत्थर है, इसका मतलब अरे 4 ग्राम में उसमें क्या है चूना पत्थर, ठीक है ना, 4 ग्राम क्या है चूना पत्थर। तो आगे को देखो सिंपल है, अरे यहां से देखो इसके 1 मोल से हमको क्या मिल रहा है, अरे CO2 पूछा है इसने, CO2, इसके 1 मोल से हमको क्या मिल रहा है, इसका 1 मोल, अरे स्टोइकियोमेट्री तो यही कह रही है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लिया, उसको हीट किया, 1 मोल क्या मिलेगी CO2 मिल जाएगी, और 1 मोल CaO, तो इससे हमको कोई काम नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड से ना, जिसको बुझा हुआ चूना को बिना बुझा चूना कहते हैं, बुझा हुआ तो कैल्शियम मान वो होता है आपके हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये CaO बिना बुझा चूना कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी कहानी भाई, 1 मोल का, अरे इसके 1 मोल का मतलब क्या है, अरे 1 मोल का जो वेट होता है ना, उसके मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास के बराबर होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे आप तो 100 आएगा, इसका मतलब इसके 1 मोल का मतलब क्या है, अरे इसका 100 ग्राम, क्यों वो ग्राम में दे रखा है हमको इसलिए, और CO2 के 1 मोल का मतलब क्या है, अरे CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, 44 होता है, तो ये 44 ग्राम हो गया। अब आगे सिंपल सी कहानी है, क्या इसने क्या कहा है हमसे कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान देते थे उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कह रहा है कि CO2 के द्रव्यमान के लिए यानी कितनी CO2 उत्पन्न होगी। देखो यहां से देखें हम, तो देखो अरे 100 ग्राम आप क्या लो, 100 ग्राम क्या लेते हैं, अरे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं,
तो उससे हमको 44 ग्राम क्या मिलती है भाई? अरे 44 ग्राम CO2 मिलती है। अगर हम ये 1 ग्राम लेंगे तो ये कितना मिलेगा? अरे 44/100, इतना ग्राम मिल जाएगा CO2 का। और हम इसका कितना ले रहे हैं? अरे 4 ग्राम, सैंपल में कितना है? अरे 4 ग्राम है। तो 4 ग्राम से कितना मिलेगा? तो 44/100 इंटू 4 कर दो आप, 44 को 100 से गुना कर लो, तो ये आपके 176, और इसमें भाग लगेंगे 100 का, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1.76, अरे ग्राम, 1.76 ग्राम आ जाएगा, 1.76 से आ जाएगा ग्राम। अब देख लो आप 1.76 ग्राम, अरे यहाँ पे आंसर है। था तो सैंपल 20 ग्राम, और उसमें शुद्ध प्योरिटी कितनी है? अरे 20% ही है, इसलिए चूना पत्थर कितना है? अरे 4 ग्राम है उसमें। आगे देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्या है? स्थायित्व को कारक लेते हुए, स्टेबिलिटी को कारक लेते हुए निम्न में से कौन सा अरे सही संबंध को व्यक्त करता है? सही संबंध को व्यक्त करता है। अब इसमें देखो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट सोचना है। कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय यौगिक प्रभाव को सोचना है आपको। अरे इसके अंदर किसको सोचना है बच्चों? आपको अक्रिय यौगिक प्रभाव को सोचना है। अक्रिय यौगिक प्रभाव के बारे में यदि आपको आता है कि एफ ब्लॉक के जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हाँ, नीचे वाले एलिमेंट्स है, उनमें हाइड्रोक्सिल स्टेट को ना अरे दिखाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, यानी हाइड्रोक्सिल स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, लोअर की बढ़ती है। तो हमसे ये क्या कह रहा है? यहाँ देखो इसने क्या दिया हमको, एक तो अरे इंडियम दिया, एक थैलियम। देखो ये तो थैलियम है, ये इंडियम है, ये भी थैलियम है, और ये क्या है? आपके एल्यूमिनियम है। और देखो हमको पता है ना, अरे बोरॉन, बोरॉन से आप एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, और गैलियम से इंडियम, और इंडियम से किधर जाएंगे? थैलियम। ये तो है। देखो एल्यूमिनियम तो यहाँ आ रहा है आपका, अरे ये तो एल्यूमिनियम आ रहा है, ये आपके क्या है? इंडियम, ये क्या है? आपके थैलियम। ये तो है, तीन दे रखे हैं। देखो यहाँ तो इंडियम है, यहाँ क्या है? आपके थैलियम, और उधर क्या है? आपके थैलियम, यहाँ एल्यूमिनियम। और हमको पता है ना कि ऊपर से नीचे जाते हैं, अरे तो ये जो है ना आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? अरे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? अरे घटती है। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है यहाँ? अरे बढ़ती है। क्यों? आपको पता है ना कि जो भारी एलिमेंट्स में ऐसे उपकोष का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, अरे वो बंधनमान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, अर्थात इनर्ट हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। इसलिए इस प्रभाव का नाम क्या है? अक्रिय यौगिक प्रभाव। तो इसका मतलब अरे सबसे ज्यादा आपकी है ना +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो किसकी? अरे इसकी +1 क्या है? अरे मोस्ट स्टेबल है। इन सब में +1 किसकी मोस्ट स्टेबल है? अरे इसकी मोस्ट स्टेबल है। ठीक है ना? और एनसीईआरटी में लिख के रखा है कि इन सब में से +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी? अरे थैलियम की कैसी है? मोस्ट स्टेबल, प्रीडोमिनेंट है, यानी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। इसने यही तो कहा हमसे कि स्थायित्व को कारक लेते हुए लिखने से कौन सा अरे संबंध सही है। तो इधर तो देखो, अरे यहाँ तो थैलियम क्या है? +3 दिखा रहा है, इधर कितना है? +1। तो ये कह रहा है कि थैलियम का जो +3 है ना, अरे वो ज्यादा स्थायी है इसके +1 से। ये तो गलत हो गया, ठीक है ना? और इंडियम होगा नहीं, एल्यूमिनियम होगा नहीं। क्यों? हेलियम का जो +1 है वो कैसा है? मोस्ट स्टेबल है। कौन सा है? मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब इंडियम, और ये तो आएगा नहीं, तो बच्चा कौन? आपके, हाँ, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी है ना। अरे इसको ऐसा लगा, ये देखने से ऐसा लग रहा है ना, तो ये ऐसे है आपकी, अरे ये जो मैंने है ना आपने ये किया ना, ये ऐसे है Tl और ये I, ऐसे थैलियम का आयोडाइड है यार। थैलियम का क्या है? ये आयोडाइड है। अरे थैलियम का क्या है? ये आयोडाइड। तो ये थैलियम का आयोडाइड है। तो यहाँ देखो, अरे ये आयोडाइड है, इस पे तो -1, तो थैलियम पे क्या होगा? +1, और इधर -3, तो इसका क्या है? अरे 3। तो हमको पता है थैलियम के लिए तो +1 है, अरे ये ज्यादा स्टेबल है किससे? +3 से। और वैसे TlI3 बनता नहीं है ना, लिख के रखा आपके एनसीईआरटी में TlI3, अरे बनता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी। तो आंसर कौन सा सही है हमारा? ये सॉरी सेकंड नहीं, कौन सा सही है? अरे ये फोर्थ वाला सही है। कौन सा सही है? फोर्थ वाला। इसको ध्यान रखें, इसको ये ऐसे है TlI, वो ऐसे लग रहा है T सेकंड ऐसा लग रहा है, मुझे भी ना थोड़ा सा चक्कर पड़ गया था, T सेकंड देखा तो एक जैसा लग रहा है। इसको ऐसे पढ़े आप TlI, थैलियम का आयोडाइड, और वो TlI3 है। आगे देखिए, अगला क्या है सुनिए।
अगली रिएक्शंस देखिए आप, अगली रिएक्शंस देखिए आप। और हाँ, देखिए ये क्या कह रहा है हमसे, देखना आप। हाँ जी, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए को पहचानिए। ए को पहचानना, देखो अरे ये जो कंडीशन दे रखी है ना आपकी, ये किसकी है? अरे ये आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है बच्चों? अरे क्लीमेंसन, है ना, अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये अभिक्रिया ये आपको पहचाननी है। और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है आपके? क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन है वो, अरे आपके हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन में अपचयित हो जाता है। तो बस आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। अरे इस वाले को, इसको, इस कीटोन को, और ये भी तो कीटोन है, दोनों को रिड्यूस कर दो वापस। यहां से क्या होगा? अरे इसको काट लो, चाहो तो, या आप कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन को हटा दो, एक ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगी, आपको ऐसे पता ही है। तो आपको सिंपल क्या करना है? अरे ये चेंज हो जाएगा आपके किसमें? ये इसमें चेंज हो जाएगा, देखो ये आपके ऐसे चेंज हो जाएगा। इधर ये बना रखा है ना आपको, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और इधर आपकी, अरे ये ऐसे हो जाएगा, अब चेंज हो गया नहीं, सीओ हट गया। और इधर से भी आप क्या करो? अरे सीओ को हटा दो बस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपकी। ये देख लो कहाँ है? अरे ये यहाँ मैच करता है आपकी, यहाँ तो एल्कोहल बना रखा है, एल्कोहल बना रखा है, गलत है। यहाँ भी देखो एल्कोहल, एल्कोहल गलत। ये देखो CH3, CH3, अरे एक कार्बन को खा गया, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO CH2 में क्या हो जाएगा आपके? कन्वर्ट, ठीक है ना। ये आपकी इच्छा है, ऐसे करो नहीं भाई, एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो आधा आधा लगाते हैं ना, तो दो एच इधर लग जाएंगे आपके भाई, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक एच इधर, एक एच इधर, दो तोड़ेंगे, दो एच इधर, दो एच इधर, ऐसे यहां लगा दो आप, दो एच इधर और दो एच इधर, कैसे कर दो आप, आपकी इच्छा है। ये H2 बाहर हो गया, दो एच जुड़ गई, तो CH2 बन गया, ये लो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए अब, इसमें देखो अब, सभी तत्वों के परमाणु दो मूल कणों द्वारा बने होते हैं। अरे दो मूल कण दे रखे हैं इसने, ये गलत हो गया, हमको पता है ना। अरे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, मूलभूत कण, ये अब परमाणु कण एनसीईआरटी में लिख रखा है, वो तो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सभी तत्व में अरे तीन मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं, दो से नहीं, इससे अरे तीन से, तीन मूलभूत कण, दो नहीं होते। मूलभूत कण कितने होते हैं भाई? अरे तीन, परमाणु में तीन मूलभूत कण होते हैं। तो ये कह रहा है सभी तत्वों के परमाणु दो मूल कणों द्वारा बने होते, नहीं तीन के द्वारा, मूलभूत कण तीन है भैया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? गलत। अब आप ये देख लो, ए कहां कहां है, देखो ए इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया रॉन्ग? इधर करता हूं, देखो ए इसमें आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। और इसमें भी देखो ए आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की 9.10939 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। अगर आपको किलोग्राम में याद नहीं है, ग्राम में याद है, हम इतना पढ़ते हैं 9.1 गुना 10 की घात 28 ग्राम। इसने किलोग्राम में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, 1000 का भाग लगाते हैं, 1000 का मतलब 10 की घात 3 ऊपर जाएगा -3, 28 और 3 31। इसका मतलब ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका अरे राइट है, बी वाला राइट है, देखो बी वाला राइट है। बी तो देखो यहीं आ रहा है, अरे बी तो इसी में आ रहा है भाई, दो तो पहले कट गया ना, कि जहां ए आएगा वो कट गया, ए इधर कट गया, अब इधर बी इसी में आ रहा है, ऊपर वाले में बी आ नहीं रहा। आंसर तुम्हारा वैसे ही आ गया, अरे आंसर तो हमारा वैसे ही आ गया, ये क्या हो गया आपके? गलत। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? बी तो होगा, और देखो सी और ई दोनों दे रखे हैं, बी को चेक कर लेते हैं डी है या नहीं, तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे तो ई तो है ना भाई, ई तो इधर भी आ रहा है, ई ऊपर भी आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है भाई, ई इसमें आ रहा है ना, तभी तो सही है, इसने सही पूछा हमसे, सही। अब देखो, अब किसी तत्व के सभी समस्थानिक, किसी तत्व के सभी समस्थानिक अरे समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? समान, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? समान। और रासायनिक गुणधर्म हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है इनका, तो फिर रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होते हैं इनके? समान। क्यों? परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक का समान, समान का मतलब क्या है? अरे प्रोटॉन समान,
और न्यूट्रल अगर एटम है तो जितने प्रोटॉन उतने ही अरे इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान तो रासायनिक गुणधर्म भी समान। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। अरे सी वाला आपके सही है, तो बी भी सही है, बी तो गलत है। एक सेकंड, हाँ बी सही है, हाँ बी सही, ए गलत था, बी सही है, सी सही हो गया, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अरे न्यूक्लियॉन्स इसको नहीं कहते, न्यूक्लियॉन्स को नाभिक में जो कण पाए जाते हैं ना उनको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाभिक में थोड़ी पाए जाते हैं। अरे उसमें पढ़ाना पड़ना है, वो आपके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी यही तो कमी है, इलेक्ट्रॉन टक्कर लगाता जाएगा, फिर टक्कर लगाने के बाद छोटा होता जाएगा, इसके मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार, और वो जाके कहा नाभिक में गिर जाएगा। तो परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन परमाणु कैसा है, अस्थायी। तो ऐसा क्या हो गया था, अरे वो फेल हो गया था ना रदरफोर्ड। तो ये तो क्या क्या है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में डाल रहे, इसका मतलब ये गलत है। न्यूक्लियॉन्स तो कौन है आपके, अरे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मूलभूत कणों की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, आपके नाभिक के अंदर, तो ये न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, अरे रॉन्ग। आगे देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ने परमाणु को द्रव्य के मूल कण के रूप में माना है, द्रव्य के मूल कण के रूप में माना है, ये सही है, ठीक है। द्रव्य का मतलब पदार्थ, तो इसलिए ये कहा था कि पदार्थ है वो ना, अरे किससे, परमाणु से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। अरे उसने कहा ना पदार्थ को लगातार विभाजित करते जाए तो अंत में क्या मिलेगा, है ना, एक ऐसा छोटा कण मिलेगा जिसको और आगे विभाजित अरे नहीं कर सकते। यही तो क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसकी। इसका मतलब उसको आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो कोई पदार्थ है वो किससे, अरे परमाणु से मिलकर बनेगा। तो इसलिए माना था ऐसा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने परमाणु को द्रव्य के मूल कण के रूप में माना है, बिल्कुल सही। तो आपका सही कौन सा हो गया, बी, सी और ई। तो डी गलत हो गया और ए क्या हो गया, गलत। बी सही, सी सही और ई कैसा है हमारा, सही, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, हाँ जी देखिए, अगला सवाल, किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग, अरे रेट दे रखा है इसने, रेट, रेट क्या दे रखा है, रेट बराबर है आपके, अरे के ए स्क्वायर बी, ठीक है ना, के स्क्वायर के ए स्क्वायर बी। जब बी की सांद्रता को स्थिर रखते हुए ए की प्रारंभिक सांद्रता कितनी, अरे 3 गुना कर दी जाए, बी तो कैसा कांस्टेंट है, बी जितना था पहले उतना ही है, लेकिन ए की सांद्रता कितनी कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता को 3 गुना कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको मैं कह दूं R1, तो मैं R2 कह दूं, R2 बराबर के ए कितना कर दिया इसने, अरे 3a, और इसका स्क्वायर चल रहा है, और बी तो जितना पहले था अरे उतना ही अब है, बी तो जितना पहले था उतना ही अब है। तो देखो ये कितना हुआ, अरे ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना हो गया ये 9 के, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये अरे बी। उससे यदि मैं कंपेयर करूं तो इस पूरे की जगह क्या हो गया, अरे इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो ए स्क्वायर बी की जगह R1 लिख सकता हूं ना, तो ये R1 हो गया आपकी। तो यहां से देख लो R2 बराबर कितना है, अरे 9R1, यानी R2 जो है ए की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाएगा, तो जो वेग है वो क्या होगा, प्रारंभिक का 9 गुना हो जाएगा। इसलिए यही तो क्या है, तो प्रारंभिक वेग अरे 9 के गुणक द्वारा घट जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ रहा है ना, 6 के गुणक 6 तो आएगा ही नहीं, 3 भी नहीं है, तो 9 के गुणक द्वारा अरे बढ़ जाएगा, 9 के गुणक द्वारा बढ़ जाएगा। ये सवाल भी आपके एनसीईआरटी में है, ये सवाल भी आपके एनसीईआरटी में है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको देखो पीछे के सवालों में ना 25 वाला पेपर था, उसमें सॉल्व करवाया मैंने, ये फॉर्मूला लिखा भी आपको, कितना गुना हो जाएगा, इसके लिए देखो फॉर्मूला है, इसको भी काम ले सकते हो आप चाहे तो, R2 अपॉन R1, ये तो है R2 अपॉन R1, ठीक है ना, बराबर क्या है देखो, कंसंट्रेशन C2 अपॉन C1, और इसकी पावर क्या कर दो आप n, इसकी पावर क्या कर दो n। तो देखो R2 अपॉन R1 कितना गुना हो जाएगा, ये तो पूछा हमसे, अरे कितना गुना हो जाएगा, C2 अपॉन C1, B को तो कैसा रखा है इसने कांस्टेंट, C और A को कितना कर दिया 3 गुना, तो इसका मतलब C2 अपॉन C1, अरे किसका A का कितना कर दिया 3 गुना, कितना कर दिया भाई 3 गुना, और देखो n कितना है, अरे A की पावर कितनी है 2, तो इसको मैं क्या करूंगा, तो ये लो, और B तो जैसा था वैसा की वैसा है, तो जिसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से वेग में क्या फर्क पड़ेगा,
कोई फर्क अरे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैसे भी देखो अरे 9 आ गया ना, 3 का स्क्वायर 9 इच है। आप चाहें तो क्या करें, अरे इस ट्रिक को काम लें, हम इस ट्रिक को काम ले लें, या चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों में से कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। आप चाहें इस ट्रिक को काम लें या चाहें तो आप इसको काम लें, ठीक है। दो तरीके बता दिए मैंने आपको। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपके बायोमोलिक्यूल से आ गया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, किसी क्षारक के शर्करा की वन डैश स्थिति पर, किसी क्षारक के शर्करा की कौन सी, अरे वन डैश स्थिति है, कौन सी स्थिति, वन डैश स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बिल्कुल, अरे जो शर्करा होती है सुगर बैठी होती है, उसकी पहली पोजीशन पर कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस आके जुड़ता है, और उससे क्या बनता है, अरे शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड ही बनाते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका अरे राइट है, ये स्टेटमेंट कैसा है आपका राइट, यानी आपके शुगर प्लस अरे नाइट्रोजन बेस और मिलके क्या बनाते हैं आपके, अरे न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं भैया ना, न्यूक्लियो ये लो। और न्यूक्लियोसाइड में मैं क्या जोड़ दूं, अरे न्यूक्लियोसाइड में मैं क्या जोड़ दूं भाई, अरे इसमें मैं फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं जो फॉस्फेट के रूप में जुड़ता है। तो आपके ये क्या बनने वाला है बच्चों, अरे न्यूक्लियोटाइड बनने वाला है। तो थोड़ा सा फर्क है एस और टी का, वो न्यूक्लियोसाइड ये न्यूक्लियोटाइड, तो एक तरीके से क्या देगा, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये दोनों और उसमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड, अरे ये फॉस्फोरिक एसिड है भैया ना, ऐसे ऑर्थो फॉस्फोरिक कह सकते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड। तो देखा जाए तो शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड, और अगर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस और उसमें फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ दूं मैं तो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो इसने यही कहा, ये स्टेटमेंट तो सही था। इसने कहा जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश की 5 डैश स्थिति पर, हमको पता है ये तो 3 पे या फिर 5वीं पोजीशन पे या तो तीसरी पोजीशन पे शर्करा की या 5वीं पोजीशन पे कौन जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसने कहा है स्थिति पर फॉस्फोरस अम्ल, अरे इसने फॉस्फोरस अम्ल कह दिया, जबकि जुड़ता कौन है, फॉस्फोरिक अम्ल। इसने कह दिया हमसे कौन सा, अरे ये कह रहा है जो ये गलत है, तो फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है, फॉस्फोरस अम्ल लिख दिया इसने। जुड़ता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है, अरे ये स्टेटमेंट गलत है। इस फॉस्फोरस की जगह क्या होता, फॉस्फोरिक होता, तब तो ये स्टेटमेंट सही था। इसका मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड कैसा है, गलत। देख लो दोनों सत्य हैं, अरे दोनों सत्य गलत, फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य, ये भी गलत। फर्स्ट तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, परंतु कथन सेकंड असत्य है, यही सही है हमारा आंसर। इसने फर्स्ट असत्य क्या रखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हमारा थर्ड आंसर राइट आंसर हो गया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 66 को देखिए आप, ये क्या कह रहा है हमसे, देखना दिए गए विकल्पों में से कौन सा अणु या आयन अरे लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, यानी किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कौन लॉन पेयर ले सकता है, अरे लुईस के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, जो लॉन पेयर लेता है वो लुईस अम्ल, और जो लॉन पेयर लेता है वो लुईस क्षार, तो लेगा कौन, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां से देखो आप, अरे इसके पास लॉन पेयर है, अष्टक पूरा है, लॉन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास भी हमको पता है ना, अरे इसके पास भी एक लॉन पेयर होता भी है ना, अरे नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लॉन पेयर, अष्टक पूरा है, एक लॉन पेयर है। OH माइनस का मतलब क्या है, अरे OH तो ऐसा था ना, OH ऑक्सीजन पे कितने, अरे 2 लॉन पेयर थे पहले से ही, कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर। और माइनस का मतलब क्या हुआ, अरे माइनस का मतलब क्या है कि एक लॉन पेयर और ले लिया। यहाँ तो कैसा है, अष्टक कंप्लीट है इसका, अष्टक कैसा कंप्लीट देख लो ना, अरे 2 4 6 और 2 8 कंप्लीट है इसका अष्टक। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है ना। हाँ इसका देखें, अरे BF3 का देखो आप, BF3, अरे BF3 में क्या है, अरे BF3 ऐसा है आपका, यहाँ बोरॉन के पास कितने हैं, अरे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भी 6। क्यों, एक बोरॉन का एक फ्लोरीन का मिलकर साझा कर रहा है ना, एक बोरॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये लॉन पेयर ले सकता है, लॉन पेयर ले सकता है। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये लुईस अम्ल का काम अरे कर देगा, लुईस के अकॉर्डिंग ये लुईस अम्ल का काम अरे कर देगा, ये ठीक है ना। अगला देखिए
निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन, कौन सी एमीन, अरे प्राथमिक एमीन नहीं देगी। देखो ये तो होती है आपकी ऐसी प्राथमिक एमीन, अरे इधर करता हूं, देखो एक सेकंड, देखो आपको पता है ना कि अगर ऐसा दिख जाए आपको तो ये कौन सा एमीन है आपके, अरे ये 1 डिग्री एमीन है। और अगर ऐसा दिख जाए नाइट्रोजन की एक तरफ फ्री वैलेंसी, तब तो आपके 1 डिग्री एमीन, और दो तरफ फ्री वैलेंसी है तो ये कौन सा एमीन है आपके, अरे 2 डिग्री एमीन। और अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ आपको फ्री वैलेंसी दिख जाए तो ये कौन सा एमीन है आपके, अरे 3 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है बच्चों, 3 डिग्री एमीन है आपके। कौन सा एमीन है ये, 3 डिग्री। अब देखो आप इसका मतलब इसको कौन सा बनाना है, अरे ये कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक एमीन नहीं देता, नहीं देता। ऐसे सवाल को ध्यान रखें, देता है नहीं देता, सत्य है असत्य है, सत्य नहीं है, इस समय वो असत्य की बात कर रहा है। तो ऐसे उनको शब्दों को पहले ही आप अरे राउंड कर लें, तो कुछ भी आपका सिंबल जो भी है वो बना दें, ताकि आपसे गलती नहीं होगी, आंसर आप सही निकाल दें, फिर गाल भर दें। ठीक है ना, देखिए इसने एमाइड दे रखा है ब्रोमीन KOH, अरे ये तो हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है। और आपको पता है इसमें तो क्या करते हैं हम, अरे CO को हटा देते हैं। इससे तो क्या बनने वाला है, अरे इससे तो बनने वाला है आपकी हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ये देखो साइनाइड है आपकी, क्या है साइनाइड। और ये देखो LiAlH4, अरे ये अपचयन कर रहा है LiAlH4। और हमको पता है साइनाइड के अपचयन से 1 डिग्री एमीन बनता है, तो इससे भी क्या बनने वाला है, अरे इस साइनाइड का अगर आप कंप्लीट क्या करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे, तो ये 1 डिग्री एमीन बनेगा आपकी। ठीक है, साइनाइड से आपके क्या बनने वाला है बच्चों, अरे 1 डिग्री एमीन बनने वाला है। ये देखो आइसोसाइनाइड है ये, और आइसोसाइनाइड से हमको पता है 2 डिग्री एमीन बनेगा। आइसोसाइनाइड का यदि आप करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे, तो उससे अरे 2 डिग्री एमीन बनने वाला है ऐसा CH3, अरे CH, ये CH3, इधर आपकी NH, और ये आपका CH3, जो कैसा एमीन है 2 डिग्री। और इधर देखो फिर से एमाइड, अरे एमाइड का अपचयन करवाओगे आप, इससे भी क्या बनेगा आपके, अरे एमाइड की अपचयन से भी बच्चों आपके क्या बनता है, अरे एमीन बनता है। इससे भी क्या बनने वाला है आपके, अरे एमीन बनने वाला है। तो अब देखो आप, ये तो आपका रहा 1 डिग्री, ये रहा आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये अरे 1 डिग्री फिर से। तो हमसे क्या कह रहा है कि कौन प्राथमिक एमीन नहीं देगा, अरे ये आइसोसाइनाइड नहीं देगा। साइनाइड के अपचयन से 1 डिग्री एमीन, जबकि आइसोसाइनाइड के अपचयन से 2 डिग्री एमीन आपके बनता है। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में से 19 स्पीशीज की अरे कुल संख्या पूछ रहा है जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन, उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे ये हमसे किसकी, ऑक्टेट रूल की बात कर रहा है भैया ना। अरे कौन से रूल की बात कर रहा है बच्चों, ऑक्टेट रूल की, कि इनमें से कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों, अरे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या है, प्रत्येक एटम क्या चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक है ना, ऐसे हम भी तो यही चाह रहे हैं, अरे हम भी तो यही चाहते हैं सभी लोग, भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे क्या चाहते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े, कुछ भी करना पड़े, इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, साझा करना पड़े, और उसकी स्टेबिलिटी ही क्या हो, अरे बढ़ जाए, ऐसा एटम चाहता है। पर हम ऐसा चाहते हैं ना कि कैसे भी करके कि हम पढ़े लिखें, कैसे भी करें ना, हमारी लग जाए, नौकरी लग जाए, उससे क्या हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये नौकरी लग जाए, कोई बिजनेस है, कुछ भी है ना, स्टेबल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारी क्या होगा, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सब कुछ है ना। हाँ? ये तो चाहता है आदमी, तो ऐसे ही आपके एलिमेंट से ये भी चाहते हैं आपके, या एटम के तो एटम चाहता है। अब देखो यहां से NH3, देखो NH3, अरे NH3 के पास तो देखो NH3 ऐसा है, देखो ये NH3 है, और इसके पास तो क्या है, अरे इसका अष्टक कंप्लीट है भैया। NH3 ऐसा देखो, इसको चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, खोल के बनाए तो ऐसा है, ये लो, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इसके 3 हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो इसका तो अष्टक कंप्लीट है। AlCl3 ऐसा है, देखो Al, अरे Cl, और ये Cl, और ये Cl, और BeCl2 को बना लेते हैं, देखो ये BeCl, और ये आपके Cl, और CCl4 तो ऐसा देखो, अरे 4 Cl है, 1 2, और ये 3, और ये 4, और PCl5 तो आपको पता है 5 Cl है इसमें,
ये Cl Cl, ये Cl, ये Cl और ये आपका Cl, ऐसे ही है ना। यहाँ देखो केंद्रीय परमाणु कौन सा है आपके पास, अरे केंद्रीय परमाणु ये है, इसके पास तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, देखो अरे प्रत्येक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 4 6 1 लॉन पेयर, 8 हो गया। एल्यूमिनियम के पास देखो कितने हैं, अरे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है भैया, कितने हैं 6, क्यों 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 के 6, इसका मतलब ये अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा। यहाँ देखो ये, यहाँ तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ देखें तो देखो 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 से अरे 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अष्टक कैसा है, कंप्लीट। यहाँ देखो अरे ये फास्फोरस, इसके पास 5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड के 10 इलेक्ट्रॉन। अरे तो ये कैसे हैं, देखो इनका तो अष्टक ही पूरा नहीं है, अरे इनका तो अष्टक ही पूरा नहीं है इन दोनों का, तो ये कैसे हैं, अरे इनको हाइपोवैलेंट कहते हैं हम। हाइपो का मतलब कम, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये अरे ये तो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड करके बैठा है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे पर ये 10 लेके बैठा है, इसका मतलब ये ऑक्टेट को एक्सपेंड करके बैठा है। तो ये कैसी स्पीसीज है भाई, अरे इसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। कौन सा, हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट स्पीसीज। ये कौन, अरे PCl5, या इसको हम एनसीईआरटी में बोलते हैं अष्टक प्रसार युक्त स्पीसीज। इसने अपने ऑक्टेट का क्या एक्सपेंड कर रखा है ऑक्टेट को अपने को, तो ये चाहो तो आप कह सकते हो इसको अष्टक प्रसार, अरे अष्टक का क्या कर रखा है इसने, प्रसार कर रखा है, अष्टक प्रसार युक्त अरे स्पीसीज। एनसीईआरटी में दे रखा है आपकी अष्टक प्रसार युक्त स्पीसीज, जबकि ये कहती है अरे ये अष्टक न्यून स्पीसीज है, 8 होनी चाहिए पर 6 है, इसके पास 4 ही है, तो इनको हम क्या कहते हैं, अरे अष्टक न्यून स्पीसीज, यानी अष्टक की कमी वाली स्पीसीज, अष्टक न्यून स्पीसीज। तो फिर देख लो ये कह रहा है कौन कौन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं, अरे तो कौन कौन नहीं रखते हैं देखना, 1 2 और 3, तो ये भी 8 का रख रहा है, 8 से ज्यादा है इसके पास, 8 को कौन रख रहा है, एक तो ये और एक ये, तो कितने, अरे टोटल 5 है, उनमें से आपके 3 हैं वो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहे, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, यानी ऑक्टेट रूल कहता है नॉट फॉलो, इसका मतलब ये है कौन फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है। आगे देखिए, हाँ जी अगला देखिए 69, 69 में क्या है देखिए सुनिए, इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, अरे सही नहीं है, सही है नहीं पूछा, सही नहीं है। अब देखिए आप इसको पढ़िए, हाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचेत करने के लिए किया जाता है, अरे धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचेत करने के लिए, अभी तो पढ़ा है अपन ने पीछे, अरे पीछे भी सवाल आया ये ऐसे, ये N+CO, ये धातु ऑक्साइड है, कोक का यूज था ना धातु को अपचयित करने में, तो यही तो है ये कि हाइड्रोजन का उपयोग, सॉरी 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 एक सेकंड, ये कार्बन ले लिया मैंने, अरे कार्बन नहीं, अरे हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन इसका यूज कर सकते हैं ना अपन, अरे इससे धातु प्राप्त करने में कर सकते हैं, क्यों हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन का दोनों अपचयन कहलाता है ना, तो हाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचयन करने में अरे कर सकते हैं, ये सही है ऑप्शन। अगला देखो भारी जल का उपयोग, भारी जल का मतलब समझते हो आप, अरे भारी जल D2O, भारी जल को बोलते हैं हम D2O, इसका उपयोग अभिक्रिया क्रियाविधि के अध्ययन के लिए अरे किया जाता है, वो आपके जो जल होता है ना H2O, उसकी जैसी अभिक्रिया देता है, सारी अभिक्रिया देता है, बस D2O की प्रेजेंस में अभिक्रिया की जो रेट है ना वो स्लो हो जाती है, बाकी सारी अभिक्रियाएं जो जल देता है वो अभिक्रियाएं ये भी देगा आपकी। उसका कारण क्या है, अरे वहां O और H के बीच बॉन्ड है, जैसे OH या OD और D ड्यूटेरियम आ जाएगा ना इस जगह, अरे प्रोटीन की जगह ड्यूटेरियम समस्थानिक आ जाता है, इससे हाइड्रोजन का किसमें हैवी वाटर भारी जल में। वैसे जो नाभिक रिएक्टर वगैरह होते हैं उनमें न्यूट्रॉन बंधक के रूप में भी काम लेते हैं इसको भारी जल में, तो इसने क्या कहा है कि अभिक्रिया के अध्ययन के लिए करते हैं, बिल्कुल हम ये भी सही है। आगे देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, हाइड्रोजन का उपयोग तेलों से अरे संतृप्त वसाओं को बनाने के लिए किया जाता है, अरे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं अपन,
वनस्पति तेल से वनस्पति घी डालडा बनाते हैं, तो उस समय क्या करवाते हैं, अरे हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं निकल धातु की प्रेजेंस में, निकल धातु की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं या कह दो अपचयन करवाते हैं। तो ये तो कह रहा है कि हाइड्रोजन का उपयोग तेलों से संतृप्त वसाओं को बनाने के लिए किया जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। तो देख लो एबीसी, एबीसी किसमें आ रहा है, एबीसी तो ये, ठीक है, एबीसी ये रहे। एक देखो इसको पढ़ लो आप, किसी भी तत्व के दो परमाणुओं के बीच, भाई कोई तत्व है उसके दो परमाणुओं के बीच क्या एकल बंध की तुलना में एचएच आबंध वियोजन एंथैल्पी कैसी होती है, अरे न्यूनतम होती है। यही गलत है, ये कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स है, अरे उनके बीच में जो एकल बॉन्ड है ना, वो एचएच एकल बॉन्ड की तुलना में कैसा है, अरे मजबूत है, कैसे कह रहा है कि एचएच आबंध वियोजन एंथैल्पी कैसे न्यूनतम, यानी एचएच बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते नहीं, अरे हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए एचएच बॉन्ड जो है ना ये कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, अरे कैसा होता है, स्ट्रांग। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत। तो एचएच आबंध वियोजन एंथैल्पी अधिकतम होती है, ऐसे कहते हैं, यानी जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना आपके, डायटोमिक का मतलब दो समान परमाणुओं के बीच में जो ही बॉन्ड बनेगा वो एचएच बॉन्ड से कैसा होगा, बी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब डी देख लो, अब डी कहां कहां आ रहा है, देखो अरे डी इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये गलत, डी इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत, डी इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा हमारा, ए बी सी। एक और पढ़ लो, आप पढ़ने में क्या जरा अपना, हाइड्रोजन आयरन से अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को क्या करता है, अरे अपचयित करता है। क्या कहा, हाइड्रोजन आयरन से अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को अपचयित करता है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, अपचयित ऐसे लिखती है, अपचयित या अपचयित कुछ भी कह दो अपन, यानी रिड्यूस करती है, अपचयित का मतलब, तो अपन अपचयित बोल देते हैं आरबीएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपचयित करती है नहीं, अरे हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन उसका मानक अपचयन विभव अपन क्या मानते हैं, 0, उससे नीचे जैसे कॉपर वगैरह चल रहे हैं आपके ना, ये और बाकी भी चल रहे हैं ना, इस दिन का पॉजिटिव में क्या है, अरे अपचयन विभव है, उनका भी क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है, पर उसके ऊपर वालों का नहीं करती, नेगेटिव वालों का नहीं करती, पॉजिटिव वालों का कर देती है, जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव में होता है ना, उनको तो करती है, पर ये ऊपर वाले हैं उनको नहीं करती, तो ऊपर वालों को नहीं करती, उससे नीचे वालों को करती, तो ऊपर कौन नेगेटिव वाले थे, नीचे कौन से पॉजिटिव वाले थे, उनका नहीं करती। तो ये भी क्या है आपके, अरे गलत, ये भी ऑप्शन क्या है आपकी, अरे गलत है, ठीक है ना। तो आयरन से अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को अपचयित नहीं करती है, जबकि इसने लिखा है करती है, तो ये गलत है। तो दो स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर तो हमारा आई है। आगे ये सवाल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट का मतलब है ये, अरे सोडियम एथेनोएट का मतलब है बच्चों ये सोडियम एथेनोएट हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम एथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अरे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना, बिना बुझा चुना अभी आया था पीछे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चुना, ये सोडियम एथेनोएट, इसको क्या कह रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, अरे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहा है, अरे CaO प्लस NaOH, अरे इसको हम बोलते हैं क्या, इसके साथ गर्म कर रहा है ना, इसका नाम है सोडा लाइम, ये आ चुका है पीछे, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम आपकी 11th क्लास में भी है, एनसीईआरटी में 12th क्लास में भी है सोडा लाइम। तो सोडा का मतलब है, अरे NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं, वहां से सोडा लेंगे, और ये क्या है आपके, अरे चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ चूना, चूने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम, सोडा और लाइम को मिला के सोडा लाइम बना दिया इसने। और इसका देखो, अरे सोडा लाइम में भी ये ध्यान रखना है आपको, इनका 3:1 का मिश्रण, कैसा, अरे 3:1 का मिश्रण होना चाहिए, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड, वो ऐसे लिखते हैं ना अपन, NaOH प्लस CaO, ये ऐसे है देखो, अरे इसका 1:3, कहीं आपको ना 3:1 याद हो, 3 भाग NaOH है और 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका मिश्रण क्या कहलाता है आपके, सोडा लाइम। और इससे क्या बनता है, अरे इससे आपकी एल्केन बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, एल्केन, ऐसे निकल जाएगा, देखो ये इधर से, अरे ये सारा ना, ये वाला पोर्शन, अरे ये वाला निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर हो जाता है ना, Na2CO2 और ये CO3, और वो वाला H इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा इससे, अरे सोडियम एथेनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं,
तो इससे क्या बन रहा है बच्चों, अरे CH4 बन रहा है। क्या बन रहा है, CH4। अब इसने हमसे क्या कहा है, अब इसने हमसे क्या कहा है, तो 7 गर्म करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, तो कार्बनिक यौगिक तो ये रहा। तो ये कह रहा है उसके 2 मोलों का भार कितना है ग्राम में, 2 मोलों का। अरे इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिला है, तो इसका 2 मोल होगा, तो इसका 2 मोल मिल जाएगा। 1 मोल का भार कितना है, अरे कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4, 12 4 16, मैथिल का 16 है, 1 मोल का 16 ग्राम, 2 मोल का अरे 32 ग्राम हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है हमारा, 32 वाला। सही आंसर कौन सा बच्चों, अरे 32 वाला आंसर सही है हमारा। आगे देखिए, आगे इसने क्या कहा हमसे, पिरीडीन। इसमें अरे पिरीडीन में सिग्मा आबंधों, एक तो सिग्मा पाई आबंधों और इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युगलों की संख्या। अरे एकाकी युगल का मतलब है लॉन पेयर, एलपी जिसको कहते हो आप, लॉन पेयर, ठीक है ना, एलपी का मतलब लॉन पेयर। इनकी संख्याएं क्रमशः हैं, तो पहले सिग्मा बॉन्ड देखना आपको, फिर पाई बॉन्ड, और उसके बाद क्या है आपके पास, अरे लॉन पेयर। तो पिरीडीन तो ऐसा होता है, अरे पिरीडीन तो ऐसा होता है। अब आपको पिरीडीन की स्ट्रक्चर है बनाना, ये पिरीडीन ऐसा है, और प्रत्येक कार्बन पे क्या है, अरे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ भैया, प्रत्येक कार्बन पे क्या है बच्चों, अरे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब देख लो, आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो पाई बॉन्ड तो वैसे ही दिख रहे हैं, और नाइट्रोजन के पास क्या है, अरे एक लोन पेयर है। ये तो सिग्मा बॉन्ड भी अगर आप काउंट नहीं करें, देखो लोन पेयर कितना है, सबसे पहले सिग्मा पूछा, फिर पाई, बीच में पाई तो 3 आ रहे हैं ना, तो बीच वाले में 3 देखो, अरे बीच वाले में 2 है, गलत, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ भी देखो 3 है, 2 वाला, अरे 2 वाले को काट दो आप। अब फिर क्या है इसके पास, लोन पेयर, अरे लोन पेयर 1 है, यहाँ देखो लोन पेयर 1 कहाँ रहा, 3 के साथ 1, वहां 3 के साथ 0, इसका मतलब ये लोन पेयर 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने, 11। 11 कैसे देखो, अरे 6 तो ये हो, 1 2 3 4 5 और 6, और 5 ये हाइड्रोजन वाले देख रहे हैं, 6 5 11, तो 11 सिग्मा, 3 पाई, और 1 क्या है लॉन पेयर। तो यही हमारा राइट क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप एक बार, एक सेकंड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अरे सही है, सही पूछ रहा है हमसे, कौन सा सही है। देखो मानव शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता, अरे डेली जो है हमको मतलब जरूरी है, वो क्या है, 0.2 से 0.3 ग्राम अनुमानित की गई है। अरे मानव शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो डेली की जरूरत है ना, उसको ना डेली की जरूरत कितनी है, 0.2 से 0.3 ग्राम। तो एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिख रखा है, 0.2 से 0.3 की जगह अरे 200 से 300 मिलीग्राम। तो आप ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर लो इसको, अरे ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करो 1000 से गुना कर लो, उतना ही तो आएगा 200 से 300। तो दैनिक जीवन में मानव शरीर के लिए कितना, 200 से 300 ग्राम कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है जरूरी। ये स्टेटमेंट सही है भैया। अरे ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, सही। तो इसने हमसे क्या पूछा है, सही तो पूछा है, अरे इसने हमसे सही तो पूछा है, स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो ये तो सही हो गया। अरे एक ही सही होगा, बाकी 3 गलती होंगे, देख लेते फिर भी। देखो सुनिए, ये कह रहा है, देखो ये आपके एनसीईआरटी में ना, अरे जो बायो इनऑर्गेनिक है ना, उसका ये एप्लीकेशन है, बायो इनऑर्गेनिक का एप्लीकेशन है ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। समस्त एंजाइमों जो फॉस्फेट स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग करते हैं के लिए सह घटक के रूप में अरे कैल्शियम आवश्यक है। अरे कैल्शियम नहीं भैया, इसकी जगह कौन है, अरे मैग्नीशियम जरूरी है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, उसने वहीं से स्टेटमेंट उठा दी चारों चारों। एक तो सही दे दिया, और इसमें क्या लिख दिया इसने, मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम लिख दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग। तो मानव शरीर में हड्डी एक अक्रिय और अपरिवर्तनशील पदार्थ है। अरे देखो हमको पता है ना, हड्डी, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है। अरे हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का डिपोजिशन भी होता रहता है और डिग्रेडेशन भी होता रहता है। इसका मतलब ये कैसा, अरे ये चेंजेबल प्रोसेस है, परिवर्तनशील प्रोसेस है, जबकि इसने क्या कहा, अपरिवर्तनशील है ये। अरे हड्डियां किससे है, हड्डियों के लिए आपके है ना कैल्शियम जरूरी है ना। अरे डी से हड्डी, हड्डी में कैल्शियम, ऐसे ट्रिक पढ़ते हैं, विटामिन डी की शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है आपको, तो डी से हड्डी और हड्डी में क्या है कैल्शियम, ऐसे याद रख लो आप। तो इसका मतलब
जो कैल्शियम है उसका ना, अरे हड्डियों का निर्माण होता है कैल्शियम ना का, मतलब एक तरीके से डिपोजिशन भी होता है, जमा भी होता है, और फिर वो डिग्रेडेशन भी होता है। तो ये चेंजेबल प्रोसेस है, यानी कंसंट्रेशन में चेंज होता रहता है। जबकि इसने क्या कहा है, अनचेंजेबल है ना, अनचेंजेबल इनर्ट। एक तो अक्रिय कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, ये देखो, अरे अनचेंजिंग, अनचेंजिंग नहीं है, चेंजिंग होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत। ये अपरिवर्तनशील गलत है। कैसा है ये, अरे परिवर्तनशील है भैया। ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया हमारा, रॉन्ग। मैग्नीशियम अंतरतंत्रिकीय पेशीय कार्य प्रणाली और अंतरतंत्रिकीय प्रेशर में भूमिका निभाता है। अरे इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लो ना, हिंदी थोड़ा सा ना कठिन है। अरे ये कह रहा है हमसे क्या, कि मैग्नीशियम जो है ना, प्ले रोल, यानी मैग्नीशियम रोल प्ले करता है, अरे भूमिका निभाता है इसमें। एक तो कह रहा है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और एंड इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन में। अरे न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और जो इंटर न्यूरल ये ट्रांसमिशन होता है ना, अरे तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है, तो उसमें कौन, अरे ये मैग्नीशियम नहीं आएगा, उसमें कौन आएगा, अरे कैल्शियम आएगा भैया। तो देखो इसने क्या कर दिया, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की जगह क्या कर दिया, कैल्शियम। तो कैल्शियम इसमें क्या करता है, रोल प्ले करता है इसमें, एक तो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में और एक इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन में। अरे इंटर न्यूरल का मतलब, अरे तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत इकाई वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है ना, न्यूरॉन से एक दूसरे से क्या है, अरे कनेक्ट रहती है ना, फिर उनके द्वारा जो भी संवेग है वो आगे क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं। तो इसने क्या किया, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम लिख दिया, इतना सा चेंज कर दिया, और मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम। और ये आपके ऐसे कैसे दे रखे हैं आपके बायो ऑर्गेनिक यूजेस के अंदर, तो आपको ये याद रखना। एक सेकंड, देखो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को वो अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर दे रखा है। तो धात्विक सोडियम यानी सोडियम धातु, धात्विक सोडियम का मतलब सोडियम धातु की बात कर रहा है। द्रव अमोनिया में घुलकर, अरे द्रव अमोनिया में घुलकर गहरे नीले रंग का विलयन देता है, जो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। अरे ये स्टेटमेंट सही है कि एस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना आपके, अरे क्षार धातु है आपकी, ये जैसे मान लो सोडियम की बात कर रहा है, भाई मेटल है सॉलिड होगा। ये क्या करता है आपके, अरे लिक्विड अमोनिया से, द्रव अमोनिया से क्रिया करता है, किससे, क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई, अरे ये एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है आपके ना, कि ये क्या करता है, अरे द्रव अमोनिया से क्रिया करता है, ये NH3 और ये लिक्विड, और ये बनाता क्या है, अरे एक तो ये बना लेता है NH3 का होल X, ठीक है ना, प्लस प्लस ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये NH3 इसका होल बाई, और इधर माइनस। यानी एक तो ये क्या बना देता है, अरे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना, कौन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्षार धातु है। और ये अमोनिएटेड क्या बना जाएगा आपके, अरे अमोनिएटेड का मतलब अमोनिया युक्त क्या, ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, अमोनिया युक्त, ये सॉल्यूशन बन गया। तो इस वजह से है ना, अरे इसकी वजह से ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वजह से हम, अरे इसकी वजह से ये रंग कैसा होता है, अरे सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है, अरे नीला। क्या काम है, कि जो क्षार धातु है आपके वो लिक्विड अमोनिया के अंदर है ना, अरे घुलकर क्या करती हैं, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनाती है अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स, और एक ये अमोनिएटेड का इलेक्ट्रॉन, यानी अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन, अमोनिया युक्त क्या है ये, अरे कॉम्प्लेक्स है सोडियम के साथ, और इसकी वजह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इस विलयन का रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है। कैसा होता है, नीले रंग का। तो इसने यही लिखा है कि धात्विक सोडियम द्रव अमोनिया में घुलकर, अरे ये धात्विक सोडियम में द्रव अमोनिया में घुलकर ये क्या कर रहा है, गहरे नीले रंग का विलयन देता है, जो अनुचुंबकीय होता है। ये कैसा होता है, अरे अनुचुंबकीय होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये बात कैसी है, सही।
आगे इसने कहा है गहरा नीला विलयन एमाइड के बनने के कारण होता है। अरे ये एमाइड के बनने के कारण नहीं होता, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनने के कारण होता है। अमोनिया युक्त ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, अमोनिया जोड़ रहा है इसके साथ, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ना कि एमाइड बनने की वजह से होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, अरे ये रॉन्ग है, सॉरी स्टेटमेंट का ये रीजन रॉन्ग है। रीजन क्या है आपका, रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, ए और आर दोनों सत्य हैं, गलत है। ए आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत है। अरे ए सत्य है परंतु आर कैसा है, असत्य है, ये ही हमारा क्या है, अरे सही है, ए असत्य, ये गलत है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी, अरे ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि जो क्षार धातु है आपके, अरे द्रव अमोनिया में घुलकर क्या देते हैं, एक तो आपकी ये अमोनिएटेड सॉल्यूशन देते हैं, अमोनिया युक्त विलयन, और दूसरा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसकी वजह से विलयन कैसा होता है आपके, अरे नीले रंग का होता है। कैसा, नीले रंग का, ना कि एमाइड बनने की वजह से नीले रंग का। आगे 73 क्वेश्चन हो गया हमारा, ये लीजिए। आगे देखिए 74, ये 74 क्वेश्चन अच्छा है। अरे ये क्वेश्चन आपकी अच्छा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, देखो कि फिर भी ये नहीं आएगा। चलो एक एक को चेक कर लेंगे। सुनिए, इसने क्या कहा है हमसे, चलिए दो को देखते हैं पहले, फिर बाकी दो को देखेंगे। ये देखिए, इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा बॉयल नियम का अरे सही ग्राफीय निरूपण है, यानी बॉयल नियम के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ करेक्ट है आपके। अच्छा सवाल है। देखो इसने एक तो दिया हमको P और B के बीच में ग्राफ है, अरे P और B के बीच में क्या है ग्राफ। तो देखो हमारे पास क्या है, अरे आदर्श गैस समीकरण हमारे पास ये होता है PV इक्वल टू एनआरटी, होता है क्या, अरे PV इक्वल टू एनआरटी, ऐसा होता है। ये चाहे तो इसकी दूसरी फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे P बराबर क्या है एनआरटी, और इसको 1/v ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। देखो यहां से किस किसके बीच इसने ग्राफ बनाया है, पीके और बी के बीच ग्राफ बनाया, किसके पीके और बी के बीच में क्या बना दिया इसने ग्राफ। ठीक है, तो देखो अरे एन है, एन तो कांस्टेंट है आपके, आर भी कैसा है कांस्टेंट। तो मैं बी को अगर है ना, अरे मैं बी को क्या कर दूं यहां, ऐसा मैं कांस्टेंट कर दूं, बी को क्या कर दूं कांस्टेंट। तो देखना आप, अरे ये तो यहां टच कर रहा है आपके ग्राफ, ये तो कहां टच कर रहा है आपके, अरे यहां टच कर रहा है ग्राफ, ये वाला ग्राफ कहां टच कर रहा है आपके यहां, और ये वाला कहां टच कर रहा है आपके यहां। इसका मतलब ये क्या है आपके, अरे ये टेम्परेचर है आपके, ये क्या है आपके टेम्परेचर। अब देखो, अरे v को मैंने कांस्टेंट कर दिया, इस v को मैं कांस्टेंट कर दूं तो देखना यहां से, अरे p को मैं कांस्टेंट कर दूं तो p समानुपाती किसके दिख रहा है, अरे t के दिख रहा है क्या, v को कांस्टेंट कर दिया मैंने तो p समानुपाती किसके, t के। इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, और हमको पता है ना, अरे प्रेशर तो ये ज्यादा है, ये वाला प्रेशर कैसा है कम। जैसे मान लो इसको मैं कह दूं P1, इसको P2 और इसको मैं कह दूं P3, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, क्यों, P समानुपाती T के चल रहा है ना। इसका मतलब इसने ये चुका है, पर इसने उल्टा कह दिया T3 नीचे, देखो अरे T3 नीचे, तो चाहे तो मैं ऐसे कह दूं इसको, प्रेशर कौन सा ज्यादा है, अरे प्रेशर तो ये ज्यादा है ना आपके, प्रेशर तो P3 ज्यादा है किससे, P2 से, और P2 ज्यादा है किससे P1 से। तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए था, अरे T3 और T2 और T1 होना चाहिए था, यानी T3 कैसा ज्यादा होना चाहिए, T1 कम। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे ये वाला ज्यादा ना, एक सेकंड देखो, ये गलत हो गया, एक मिनट, इसको मैं पूरे को हटा दूंगा। देखो सुनो भाई, P समानुपाती किसके T के, इसका मतलब अरे ये वाला P ज्यादा है, ये वाला P इसके लिए ज्यादा है, तो ये ग्राफ किसका T1 का है ना ग्राफ को, अरे ये ग्राफ तो T1 टेम्परेचर पे है ना, तो इसका मतलब ये वाला प्रेशर, इसको प्रेशर को हटा दूंगा, हाँ इसको P1 P2 P3 से आपके ना कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो सुनो, एक सेकंड,
देखो, अरे इतना तो आपको समझ में आ रहा नहीं है। देखो भाई, ये वाला टेम्परेचर है नहीं, ये टेम्परेचर T1 है और इस पे ये प्रेशर P1 है। P1 या जो भी कह दो, मान लो ये प्रेशर है, तो इसका मतलब जहां T1 टेम्परेचर पर जो है ना, अरे T1 टेम्परेचर पर जो ग्राफ है वहां प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर T1 भी कैसा होगा, ज्यादा। इसका मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए था, अरे इसके अकॉर्डिंग T1 T2 और T3 होना चाहिए था, और इसने क्या दिया है, T3 T2 T1। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है हमारा, अरे ये ग्राफ कैसा है हमारा, रॉ। आगे देखते हैं, देखिए अब की बार इसने P और 1/V के बीच में ग्राफ बनाया। देखो, अरे P और 1/V के बीच में क्या बनाया इसने, ग्राफ। अरे P के और 1/V की, इसका मतलब एक एक्सिस पे इसको ले लिया, एक पे इसको ले लिया, तो P और 1/V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे कैसा आएगा, आपके स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे हो गया नहीं, अरे y = mx ग्राफ ही हो गया ये। अरे ये तो मान लो कहा लिया अपन ने x पे, तो ये x पे, और ये कहाँ है, अरे ये कहाँ है आपके y पे। तो ये क्या है, जो राशि गुणे में होती है वो क्या, अरे वो स्लोपित होती है भाई, x के साथ जो गुणे में है वो क्या है, स्लोपित है। तो y = mx, तो कैसा, ऐसा ही तो आएगा आपकी स्ट्रेट लाइन। अब इसमें भी देख लो आप, 1/v है, तो इस 1/v को मैं कांस्टेंट कर दूं, इसको 1/v को कांस्टेंट कर दो, कर लिया। इसको यहां, अरे इसको यहां मिला दो। इसका मतलब देखो, अरे ये क्या है आपके, अच्छा ये थोड़ा सा देखो, एक सेकंड, ये यहां टच करता है ना, ये वो थोड़ा ऊपर टच कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अरे ये कांस्टेंट कर दिया 1/v, तो वो यहां से क्या लिख रहा है, P समानुपाती T लिख रहा है ना। अरे आप तो गैस कांस्टेंट है, एंड मोल जो भी है वो फिक्स ले रखे हैं अपन। इसका मतलब क्या हुआ, वही 1/v कांस्टेंट है, तो P समानुपाती T। इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो देखो प्रेशर ज्यादा कौन सा है, अरे ये वाला प्रेशर ज्यादा है, तो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा, T3 वाला। तो इसने क्या कहा, T3 T2 T1, बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल यही आंसर हमारा कैसा है, सही। लेकिन फिर भी दो ऑप्शन है, उनको चेक करते हैं। देखो, अरे दो ऑप्शन है, उनको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा है इसने, अरे इसने P और 1/v के बीच ग्राफ बना रखा है। अरे देखो ये तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपकी। देखो, अरे P के और 1/v के बीच ग्राफ है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा ना। अभी क्या है ना, y = mx, जबकि यहाँ कैसा है, अरे ऐसा बना दिया इसने, ये हाइपरबोलिक कर्व। तो ये कर्व तो गलत ही वैसे, अरे ये कर्व तो वैसे ही गलत है। और अगला देखो, चौथा, चौथे में क्या कहा है इसने, देखो अरे P और T के बीच, P और T के बीच ग्राफ बनाते हैं, P और V या P और 1/v के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो ये तो P और T के बीच ग्राफ बना रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत है। ये तो आपकी वैसे ही क्या है, ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, देखिए ये क्वेश्चन आपके 74। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जिससे आपके आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अरे आधा पेपर आपके सॉल्व हो जाएगा ये। आपके आधा पेपर ये सॉल्व हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कल करते हैं फिर। देखिए सुनिए, N2 अणु के लिए, कौन से अणु के लिए, N2 अणु के लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का सही क्रम देखते देखो। अरे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 1 की सबसे कम होती है ना, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, फिर सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, फिर आपके N2 है, 14 इलेक्ट्रॉन है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, उसके ऊपर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। पर मान लो O2 है, F2 है आपके, है ना, यानी 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो फिर सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है, किससे, पाई 2px और अरे पाई 2py से। पर अभी तो हमको क्या, सिग्मा 2pz ऊपर रखना, किससे, पाई 2px और पाई 2py से। तो चेक करो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2px पाई 2py सही है, सिग्मा 2pz सही है, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, ये बिल्कुल आपकी क्या है, राइट। इसमें देखो, इसमें गलत क्या है, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। पर देखो, अरे सिग्मा 2pz को नीचे कर दिया, जबकि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन तक क्या है आपके, अरे जो अणुमोटी बनाते हैं उसमें पाई 2px पाई 2py नीचे, सिग्मा 2pz ऊपर, जबकि इसने क्या कर दिया, सिग्मा 2pz को अरे नीचे ला दिया, एनर्जी कम कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। इसमें देखो आप, सिग्मा सिग्मा 1 है, ये सही, ये सही, वो सिग्मा 2pz को ला रहा है, ये गलत कर रहा है। और सिग्मा 2pz के बाद सिग्मा स्टार 2pz को ला रहा है, ये तो और भी गलत कर रहा है। और इसमें देखो आप, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये यहां तक सही है। फिर उसके बाद अरे सिग्मा 2pz को उड़ा दिया, एंटी वार्निंग से ऊपर ले गया। इसका मतलब ये भी क्या है आपका,
अरे गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा हमारा? सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन कैसा है बच्चों? सही। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब बाकी बच्चे 25 क्वेश्चन थे उनको कल करते हैं। तो हमारा 2025 नीट वाला पेपर सॉल्व हो गया, 2024 वाला कर दिया, 2023 वाला आधा अपन ने सॉल्व कर दिया, आधे को कल करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए देखो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो मैं सारा है ना आपको मतलब डिटेल में समझा रहा हूँ। बिल्कुल आपको चारों ऑप्शन में 4 या 5 जो भी ऑप्शन आ रहे हैं आपके, ऐसे नहीं अपन केवल क्या आंसर आंसर टिक कर रहे हैं। और फिर भी मान लो 2 पेपर हुए हैं आपके 25 वाला 24 वाला, उसमें मैंने सॉल्व करवा दिया। उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट डाल सकते हैं। जैसे ही आपका ना कमेंट देखा जाएगा आपको बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा जरूर। ठीक है चलिए।